नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज में एक नई वीडियो। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं विजन आईएएस के पीटी 365 की, और आज है बारी दोस्तों विजन आईएएस के एनवायरमेंट की पीटी 365। और एनवायरमेंट की पीटी 365 में आज महत्वपूर्ण चर्चा होगी चीतों को पुनः बसाने की जो योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, यानी कि प्रोजेक्ट चीता जो है उसके बारे में पूरी अच्छी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर इस चैनल पर डाले जाने वाली जो वीडियो है किसी भी तरह से आपके लिए उपयोगी हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों साथ ही वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी शेयर कर दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पर डेली बेसिस पर आपके लिए शेयर की जाती हैं द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, क्योंकि कोई भी नया एग्जाम आने वाला होता है, नोटिफिकेशन होता है, और या एग्जाम से संबंधित कोई अपडेट होती है, सारी चीजें हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। और साथ ही वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आइए चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं सुर्खियों में क्यों रहा। तो सुर्खियां दोस्तों ये हैं कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत नामीबिया से, अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, जहां पर वहां से 8 वन्य अफ्रीकी चीते ला करके भारत के मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जा रहा है। और इन 8 चीतों में दोस्तों 5 हैं मादा चीता और 3 हैं नर चीता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में और ज्यादा जाने इससे पहले चीतों को अफ्रीका से ही क्यों लाया जा रहा है, इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि आखिर अफ्रीका से ही चीतों को क्यों लाया जा रहा है। तो देख लेंगे कि दोस्तों वर्तमान में ईरान में 100 से भी कम चीते जीवित बचे हैं। जो एशियाई चीता हैं वो सिर्फ ईरान में अभी पाए जाते हैं और उनकी संख्या दोस्तों 100 के आसपास है। ठीक है, इसलिए ईरान से क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है एशियाई चीतों को हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसको नहीं लाया जा रहा है। तो ईरान के जो चीते हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। कहाँ? IUCN की जो सूची है, ठीक है, IUCN की सूची में ईरान के चीतों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका देश, जो कि भारत के कई वर्षों तक पर्याप्त संख्या में चीते प्रदान कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों नामीबिया में चीतों की आबादी सबसे ज्यादा है, तो दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए जाएंगे। इसकी चर्चा थोड़ा और आगे करेंगे, फिलहाल इसको देखिए आप लोग। दोस्तों मौजूदा चीतों की प्रजातियों में दक्षिण अफ्रीकी देशों में पाए जाने वाले चीतों में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता देखी जा गई है, और इस प्रकार इन्हें भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी हिस्से के जो देश हैं उनके चीतों को भारत में बसाने की अनुकूलता ज्यादा है। ठीक है, और दोस्तों अफ्रीकी चीतों को अन्य सभी चीतों की उप प्रजातियों का एक पूर्वज माना जाता है। तो ये सारे मिले जुले कारण हैं अफ्रीका से ही चीते ला करके भारत में बसाए जाने के। ठीक है, तो दोस्तों अब विस्तार से बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता की। दोस्तों यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। अंतर महाद्वीपीय मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, भारत पड़ता है एशिया महाद्वीप में और नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप में है। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल जो चीता पुनर्वास की ये सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, और दोस्तों इसके तहत एक बड़े मांसाहारी जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये परियोजना जो है केंद्र प्रायोजित जो परियोजना है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की डेट आप लोगों को सन जो है वो याद रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था 1973 में। ठीक है, तो 1973 में चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर। उसी के तहत इन जो चीतों को बसाने की जो योजना है उस पर काम किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट चीता से अलग बिल्कुल नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो प्रोजेक्ट चीता है उसका वित्त पोषण कैसे किया जा रहा है उसमें देखेंगे। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन प्राधिकरण जो योजना है यानी कि कैंपा और प्रोजेक्ट चीता दोनों ही इस जो प्रोजेक्ट टाइगर और कैंपा जो योजना है ये दोनों ही प्रोजेक्ट चीता को वित्त पोषित कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट चीता जो है वो किसके द्वारा वित्त पोषित है। तो आपको याद रखना कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण जो है यानी कि कैंपा, उसके द्वारा ये वित्त पोषित योजना है। अब दोस्तों उद्देश्य देख लेते हैं कि आखिर इन चीतों को पुनः बसाने के पीछे उद्देश्य क्या है।
दोस्तों इसका उद्देश्य भारत में अफ्रीकी चीतों को बचाना है और चीता एकमात्र बड़ी वन्य स्तनधारी प्रजाति है जिसे 1947 में भारत की आज़ादी के बाद विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो 1947 के बाद आज़ादी के बाद भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और ये डेट शायद दोस्तों 1952 एग्जैक्टली मुझे याद है कि 1952 में भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और दोस्तों इनकी विलुप्ति के लिए जो कुछ कारण थे, उत्तरदायी थे, वो निम्नलिखित है, इसको देख लेंगे। तो चीता भारत से क्यों विलुप्त हो गए, इनको देखना है। अब दोस्तों बड़े पैमाने पर वन्य प्राणियों का शिकार होता था, इसलिए विलुप्त हो गए चीते। दूसरा, बाउंटी एंड स्पोर्ट्स हंटिंग जैसी जो गतिविधियां होती थी, ठीक है, यानी कि खेल के लिए जो शिकार होता था, उससे भी चीतों की आबादी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और दोस्तों तीसरा कारण था व्यापक रूप से प्राकृतिक पर्यावास में क्षति हो रही थी, यानी कि जो जंगल थे उनको विनष्ट किया जा रहा था लगातार, इसलिए भी चीतों की विलुप्ति का ये भी एक बड़ा कारण बना। और चौथा कारण, चीते के आहार के लिए उपलब्ध प्राणियों की संख्या में भी गिरावट होती जा रही थी, इसलिए। तो दोस्तों किसी भी प्राणी के जंगल क्षेत्र से विलुप्त होने का बहुत बड़ा कारण ये होता है कि वहां पर पर्यावास में बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती है और जैसे जैसे पर्यावास में क्षति होती जाती है और भी जितनी सारी चीजें होती हैं जो इकोसिस्टम के साथ संबद्धता स्थापित करती हैं, वो सब धीरे धीरे क्षति की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। तो ये 4 कारण आप लोगों को याद रखना है कि चीतों की विलुप्ति के भारत से ये कारण महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए क्या आप जानते हैं, तो दोस्तों चीता शब्द जो है संस्कृत के जिस शब्द से उत्पन्न हुआ है उसका अर्थ है चित्तेदार। तो गुजरात और मध्य प्रदेश की नवपाषाणकालीन गुफा चित्रों में चीतों को दर्शाया गया था। ये चीज याद रखना कि जो पाषाणकालीन चित्रकला थी उसमें जो गुजरात और मध्य प्रदेश में जो नवपाषाणिक संस्कृति की गुफाएं हैं उनमें चीतों को दर्शाया गया था। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, विलुप्ति का कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अफ्रीकी चीता और एशियाई चीता में थोड़ी सी तुलना देख लेंगे और उनकी जो आयुसियन साइट्स में जो स्थितियां हैं इस समय वर्तमान में वो भी देखेंगे इस बॉक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, अफ्रीकी चीते को आयुसियन के अंदर वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य कैटेगरी में रखा गया और एशियाई चीते को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मैंने बताया कि ईरान में 100 के आसपास पाए जाते हैं और वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इसलिए ईरान के चीतों को यहाँ पर लाना मुश्किल है। और जो साइट्स है, साइट्स के परिशिष्ट वन में आता है अफ्रीकी चीता और परिशिष्ट वन में ही आता है एशियाई चीता, यानी कि हाईली कंजर्व्ड हैं दोनों साइट्स की सूची के अंदर। ठीक है, अब वितरण देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अफ्रीकी चीते दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका हर जगह पाए जाते हैं। और एशियाई चीता ईरान में केवल गिने चुने ही बचे हैं, यानी कि 100 के आसपास इनकी आबादी बची है बस। ठीक है, तो इसलिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी हैं और अफ्रीकी चीतों की आबादी ठीक ठाक है, इसलिए ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। अब शारीरिक विशेषताएं देखेंगे अफ्रीकी चीतों की। तो दोस्तों अफ्रीकी चीते एशियाई चीतों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं और इनका शरीर अपेक्षाकृत बड़ा तथा पैर और गर्दन एशियाई चीतों की अपेक्षा मजबूत होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और दोस्तों एशियाई चीतों की बात करें तो एशियाई चीते अफ्रीकी चीतों की तुलना में थोड़ा छोटे होंगे, पतले होंगे और इनकी गर्दन काफी छोटी होती है और पतली होती है तथा पैर भी इनके पतले होते हैं। ठीक है, तो एशियाई चीते आकार में, ठीक है, अफ्रीका के चीतों से छोटे होते हैं। और आहार में इनके क्या डिफरेंस है, अफ्रीकी चीते दोस्तों विशाल पर्यावास के कारण आहार में इनके विविधता है, यानी कि डाइवर्सिफाई है इनका जो भोजन है, बहुत मतलब कई चीजें भोजन में शामिल होती हैं इनके। और एशियाई चीतों के आहार के सीमित स्रोत हैं और विशेषकर ये मध्यम आकार की चिंकारा और गजेल्स जैसे जानवरों की जो शिकार है वो करते हैं। इनके भोजन में इस तरह के जानवर शामिल हैं और जो अफ्रीकी चीते हैं वो बड़े आकार के भी जानवरों को आसानी से शिकार करके भोजन में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। अब दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की। NTCA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है बाघों के संरक्षण के लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है उसको इस परियोजना जो प्रोजेक्ट चीता है उसके वित्त पोषण, पर्यवेक्षण और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसके अधीन एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसका एक नोडल एजेंसी का काम करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, आगे इस कार्यक्रम को निम्नलिखित
के द्वारा तकनीकी और ज्ञान संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है। जो प्रोजेक्ट चीता है उसको तकनीकी और ज्ञान संबंधी सहायता कौन कौन दे रहा है उसको देखेंगे। एक तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वह तकनीकी सहायता मुहैया करा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांसाहारी जीव चीता विशेषज्ञ जो एजेंसियां हैं विश्व स्तर पे वो भी इस प्रोजेक्ट चीता के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब इसको लेकर के भावी योजना क्या है दोस्तों, इस परियोजना के तहत सरकार अगले 5 वर्षों में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 और चीतों को लाने की योजना बना रही है। ये तो 8 आए हैं पहले बैच में, अभी 50 चीतों को लाने की योजना बनाई जा रही है। और अलग अलग जो देश के अंदर राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि चीतों के लिए सुसंगत हो सकते हैं उनमें इनको बसाया जाएगा। और दोस्तों राष्ट्रीय कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया जाएगा। 8 छोड़ा गया है, 12 और चीतों को अब कहाँ से लाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। याद रखना है कि 8 जो पहले बैच में आए वो नमीबिया से आए हैं और अब ये जो 12 आएंगे वो दक्षिण अफ्रीका से आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि चीतों को पुनः बसाने का महत्व आखिर क्या है, क्यों इनको बसाया जा रहा है, इससे क्या हमें फायदा होने वाला है। ठीक है, और इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मेंशन करता हूं, इस चीज को याद रखना। यूपीएससी जैसे एग्जाम में इस तरह के जो ऑप्शंस हैं पूछ सकता है। तो चीतों को बसाने का महत्व क्या है, पहला तो भारत में चीतों की स्पष्ट आबादी स्थापित करना, दूसरा संसाधनों को जुटाने में सहायक होगा, और तीसरा वैश्विक संरक्षण प्रयासों में योगदान होगा। साथ ही स्थानीय समुदाय की आजीविका में भी वृद्धि की संभावना है। और साथ ही दोस्तों यह जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में भी मदद होगा। तो दोस्तों ये जो बड़े जीव हैं चीते जैसे जीव जो हैं वो इकोसिस्टम के अंदर क्या करते हैं, संतुलन स्थापित करने का काम करते हैं। तो छोटे जीवों की जो आबादी बढ़ रही होती है जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत असंतुलन पैदा हो सकता है, उसको एक कंट्रोल करके पारिस्थितिक तंत्र को एकदम संतुलित बनाए रखने में योगदान करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट इसको मैंने पहले से ही बना दिया है। अब जानेंगे अफ्रीकी चीतों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अफ्रीकी चीतों के बारे में बात करें तो यह दोस्तों एक फ्लैगशिप प्रजाति है। ठीक है, जो कि एक निर्धारित पर्यावास मुद्दे, अभियान या पर्यावरण संबंधी उद्देश्यों के लिए एक एम्बेसडर, आइकॉन या प्रतीक के रूप में उपयोग करने हेतु चुने जाने वाली प्रजाति है। और अम्ब्रेला प्रजाति का अर्थ होता यह है कि अगर जैसे अम्ब्रेला अगर आप देखो तो अम्ब्रेला कैसे बनता है, कुछ इस तरह से। तो अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है कि अगर इस अम्ब्रेले को आप संरक्षित कर दें तो इसके नीचे आने वाली जो भी प्रजातियां हैं वो आराम से संरक्षित हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो जिसका संरक्षण अन्य प्राणियों और वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। ये मैंने पहले ही बता दिया, ये तो छाता आप लोग याद रखना। ठीक है, अम्ब्रेला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे अफ्रीकी चीतों की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, अफ्रीकी चीते इतने विशेष क्यों होते हैं। पहली विशेषता यह है कि यह दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली स्थलीय स्तनधारी होती है। वैसे भी चीते दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले स्थलीय स्तनधारी हैं। ठीक है, और दोस्तों यह 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको इनकी स्पीड मापनी हो तो आपको याद रखना है कि 80 किलोमीटर से 128 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकते हैं। और दोस्तों जो अफ्रीकी चीते हैं ये दिनचर होते हैं, अर्थात दिन में ये शिकार करते हैं। और दोस्तों बिग कैट्स जो होती हैं जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ और जगुआर हुआ, इन सब के विपरीत चीते बिल्कुल दहाड़ते वहाड़ते नहीं हैं, आराम से आते हैं, अपना काम करते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये दहाड़ते नहीं। अन्य बिग कैट्स जैसे शेर होते हैं, बाघ होते हैं, तेंदुआ या जगुआर, ये सब आवाजें करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इनका जो गर्भकाल होता है वो 93 दिनों का होता है अफ्रीकी चीतों का। और दोस्तों ये मुख्यतः 3 तरह के सामाजिक समूह में रहते हैं। पहला ये मादा और उनके शावक, फिर नर समूह, और तीसरा है एकल नर। एक तो मादा और उनके शावक मतलब मादा जो चीता रहेगा और उनके बच्चे साथ में रहेंगे। फिर नर समूह होता है, मतलब कि जो मेल चीता होते हैं उनका एक समूह होता है। फिर एकल नर होता है, एक अकेले में भी ये लोग रहते हैं। दोस्तों मादा चीता सामान्यतः बड़े पर्यावरण क्षेत्रों में अंतर्गत शिकार की तलाश में एक खाना बदोश जीवन व्यतीत करती हैं मादा, क्योंकि उन्हें बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यहाँ भी देख सकते हैं आप कि मादा जो चीता है
उनमें पर्यावास के क्षेत्रों में शिकार की तलाश उनको रहती है, क्योंकि बच्चों को पालना होता है, तो इसलिए ये खाना बदोश तरह का जीवन व्यतीत करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। हालांकि इनकी तुलना में नर अधिक सुस्त होते हैं। तो नर हैं तो जो ज़्यादा काम वाम नहीं करना, तो एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा देखें कोई हिरन हिरन गिरा लिए, खा लिए। और दोस्तों इसलिए वे मादा की तुलना में काफ़ी छोटे पर्यावास क्षेत्र में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यानी कि जो रेंज है जंगल की वो कम हो, तब भी मादा जो चीते, नर चीते जो होते हैं वो गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मादा चीतों को उनको एक बड़ा पर्यावास क्षेत्र चाहिए होता है। दोस्तों एक अनुमान लगाया गया कि एक मादा चीते का औसत पर्यावास क्षेत्र लगभग 750 वर्ग किलोमीटर के आसपास का होता है, काफी बड़ा क्षेत्रफल होता है। और दोस्तों ये बड़े मांसाहारी जीवों के मामलों में मानव हितों के साथ चीतों का संघर्ष सबसे कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है और आमतौर पर बड़े पालतू पशुओं पर हमला नहीं करते हैं। ये चीते जो मनुष्य हैं उनके लिए खतरा नहीं है। खतरा नहीं से मतलब ये नहीं होगा कि चीतों के पास कोई भी खुले में से जा सकता है, यानी कि मतलब सामान्यतः ये मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचाते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी कुछ अन्य सुर्खियां हैं, कुछ की टर्म्स है, उनको देखना जरूरी है क्योंकि की टर्म्स आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो सॉफ्ट रिलीज क्या है देखते हैं। सॉफ्ट रिलीज क्या होता है? तो चीतों को स्थानीय पर्यावास के साथ अनुकूलन हेतु स्थानीय परिवेश में रखा गया। चीतों को वनों में छोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉनिक बाढ़ से घिरे 500 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 महीने की क्वारंटाइन अवधि में रखा गया है। इसको सॉफ्ट रिलीज बोलते हैं। और दोस्तों सभी चीतों को टीकाकरण किया गया है, साथ ही हर समय उनकी निगरानी के लिए सैटेलाइट रेडियो कॉलर का उनको पहनाया गया है चीतों को गले में। और इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर चीतों को फिर से बसाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना के बारे में बात हो रही है। दोस्तों सामुदायिक स्थानीय जो समुदाय हैं उनके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं, जो कि चीता मित्र नाम की एक अभियान है, ऐसे ही ठीक है, जन जागरूकता के लिए। और दोस्तों चीता मित्र जो है वन विभाग द्वारा प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की एक समर्पित टीम है चीता मित्र। और यह दोस्तों इन्हें चीतों के संरक्षण के संबंध में ग्रामीणों के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने की एक जो अभियान है वह है चीता मित्र। ठीक है। और दोस्तों स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए चिंटू चीता नामक एक स्थानीय शुभंकर भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो जैसे कुनो में बसाया जा रहा है, तो कुनो जो अभ्यारण्य है उसके आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको जागरूक करने के लिए एक चिंटू चीता नाम की एक शुभंकर भी लॉन्च किया गया है। अब चीता टास्क फोर्स है, इसको देख लेंगे। तो जो एनवायरमेंट और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने एक चीता टास्क फोर्स का जो है गठन किया है। और दोस्तों इसका काम जो है चीता टास्क फोर्स का वह कुनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्धारित जो क्षेत्रों में बसाए गए चीतों की निगरानी करना है। चीता टास्क फोर्स क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान के अंदर और अन्य आसपास जो उपयुक्त जो चीतों को बसाने के लिए क्षेत्र हैं उनकी निगरानी करेगी। और इसका गठन दोस्तों 2 साल के लिए किया गया है चीता टास्क फोर्स का। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे। क्या होगा? चीतों की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा और प्रगति समय समय पर की जाएगी चीता टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है। और दूसरा दोस्तों क्वारंटाइन की अवधि पूर्णतः वन्य दशाओं में छोड़ने से संबंधित गतिविधियों की भी निगरानी करेगी चीता टास्क फोर्स। और दोस्तों वन और पशु चिकित्सक अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन आज सब किया जाएगा। और कुनो राष्ट्रीय उद्यान के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी और संरचना के विकास पर सुझाव और सलाह भी देने का काम करेगी चीता टास्क फोर्स। दोस्तों जागरूकता बढ़ाने के लिए चीता मित्रों और स्थानीय समुदायों के साथ साथ नियमित संवाद को बनाए रखने जैसे काम चीता टास्क फोर्स करेगी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अब दोस्तों अंत में हम बात करेंगे कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में। ठीक है, उसकी स्थिति देखेंगे, उसके बारे में कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, तो हमारे लिए पूरा जो सेशन है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा और सेशन काफी लाभकारी साबित होगा। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे। दोस्तों KNP यानी कि कुनो नेशनल पार्क जो है उसकी भौगोलिक अवस्थिति और उनकी विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों अवस्थिति इसकी कुनो राष्ट्रीय उद्यान की मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में राजस्थान की सीमा के साथ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, विंध्यन पहाड़ियां आप लोगों को याद रखनी है। विंध्यन पहाड़ियों में राजस्थान की सीमा से लगे जो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहां पर कुनो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और दोस्तों यह अपने दक्षिण पूर्वी भाग में शिवपुरी वन क्षेत्र से होते हुए पन्ना जो टाइगर रिजर्व है
से प्राकृतिक भू क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान पन्ना टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इस प्रकार यह जो है एक सतत फॉरेस्ट लैंडस्केप का निर्माण भी करता है। और दोस्तों यह उत्तर पश्चिमी सीमा पर बेहतर वन्य भू क्षेत्रों के माध्यम से चंबल नदी के पार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है और केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य से भी जुड़ा हुआ है। और ध्यान रखिए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव जो वन्यजीव अभ्यारण्य है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के ही जो है जो टाइगर रिजर्व है रणथंभौर टाइगर रिजर्व उसी का भाग है। तो दोस्तों आपस में जो बहुत सारे टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान एक दूसरे से जब जुड़े होते हैं तो जो वहाँ की आबादी होती है उनके लिए एक कॉरिडोर सा मिल जाता है, जिससे कि ये एक वन्यजीव अभ्यारण्य से दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य में शिकार वगैरह के लिए आराम से जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना कि इनको एक आसानी से कॉरिडोर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ ऐसे कॉरिडोर मिल जाएगा तो इनके रहन सहन में, इनके पर्यावास में थोड़ा सा इनको आसानी होगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। दोस्तों जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है यह देश का एकमात्र ऐसा वन्यजीव स्थल है जहां कोई भी मानव बस्ती नहीं है। आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवस्थित गांवों को स्वैच्छिक पुनर्वास कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो आसपास लोग रहते थे उनका स्वैच्छिक पुनर्वास कर दिया गया, यानी कि दूसरे जगह उनको बसाया जा चुका है। अब नदी दोस्तों कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या है, कुनो नदी आती है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, कुनो नदी महत्वपूर्ण है आपके लिए। कुनो नदी कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बहती है कुनो नदी, और ये किस टाइप की नदी है, 12मासी नदी है, यानी कि हमेशा जल प्राप्ति पर्याप्त रहती है। तो ये एक पॉजिटिव बात भी है कि नदी अगर अभ्यारण्य के अंदर है तो वहां पर पानी पीने की समस्या वन्य जीवों के लिए बिल्कुल नहीं होगी। अब वन के प्रकार इसके अंदर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ठीक है, और वन्य जीव में दोस्तों देखेंगे तो वृक्ष जैसे करधई और सलाई और खैर, इन सब वृक्षों की प्रजातियां वहां बहुतायत में है। करधई, सलाई और खैर, ये याद रखना। अब शाकाहारी जो जीव हैं वहां पे कौन कौन से हैं, जैसे सांभर है, नीलगाय है, जंगली सुअर है, चिंकारा है, चौसिंगा है, काला हिरण है। और मांसाहारी जीवों में तेंदुआ है, सुस्त भालू है, धारीदार लकड़बग्घा है, भूरा भेड़िया है, सुनहरा सियार है, भारतीय लोमड़ी है। तो जो चीतों के भोजन की पर्याप्त व्यवस्था राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कुनो नदी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और करधई, सलाई और खैर जो वृक्षों की प्रजातियां हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइड में बॉक्स के अंदर मैप देख लेंगे। चीतों को पुनः बसाने का जो स्थान है ये MP का मैप है, और ये एकदम इधर राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, राजस्थान, यहाँ पर अरावली और विंध्य रेंज वगैरह आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एकदम ट्रायंगल पर जो है बनता है कुनो नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी चर्चा रही जो है चीतों को बसाने की, और ये मैप भी आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।